दोस्तों स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के मैगी 2 मिनट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया का 5वां पार्ट। आज के हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए कि प्रीलिम में अब बहुत ही कम समय रह गया है, 1 महीने से कुछ दिन ज़्यादा रह गए हैं। कुछ जाबाज लोग हैं जो अभी भी प्रीलिम्स की तैयारी में पूरे डटे हुए हैं, रिवीजन शुरू कर रहे हैं या रिवीजन में आगे तक पहुंच गए हैं। उन जाबाज लोगों के लिए हमारी प्रीलिम्स के सारे कोर्सेज के ऊपर 40% डिस्काउंट है। क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो सॉल्यूशंस, विदाउट वीडियो सॉल्यूशंस, सबके ऊपर। तो अगर आपको लगता है कि आप 1 महीने में अपनी तैयारी खींच सकते हैं तो नाउ इज़ द टाइम। जितनी इंकरेजमेंट हमसे चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे। तो टॉपिक देखते हैं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। तो इसमें सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज जानने वाली ये है कि सेंट्रल और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, दोनों का साइज बढ़ा दिया गया। सेंट्रल में 16 लोग थे 1892 तक, अब 60 कर दिए गए, 16 to 60। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का साइज भी बढ़ा दिया गया, बट डिपेंडिंग ऑन द स्टेट जहां पे बढ़ रहा था साइज वेरी कर रहा था। ऑफिशियल मेजॉरिटी रिटेन करी गई सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मतलब कि आपके जितने एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी मेजॉरिटी है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी हो सकती है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के बाद से। तीसरी चीज, जितने भी डेलिबरेटिव फंक्शंस थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, मतलब कि जिन मुद्दों के ऊपर बैठ के काउंसिल बात कर सकता था, चर्चा कर सकता था, विचार विमर्श कर सकता था, उन मुद्दों को उन डेलिबरेटिव फंक्शंस को बढ़ा दिया गया। जैसे कि अब आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, 1892 तक सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकते थे। आप बजट के ऊपर रेजोल्यूशंस पास कर सकते हैं, इसके पहले नहीं कर सकते थे। तो डेलिबरेटिव फंक्शंस बढ़ा दिए गए काउंसिल के। सबसे पहला इंस्टेंस था कि एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय और गवर्नर्स, कि आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी पार्ट बन रहे हैं, ना कि सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल का। हमने 1858 में देखा था कि 3 मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बनाया गया था, राइट? सर दिनकर राव, राजा ऑफ बनारस। यहां पे सबसे पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट बनाया गया, किसको? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा, जो आगे जाके लॉर्ड सिन्हा बन गए थे, उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट बनाया गया। उन्होंने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन करी एज अ लॉ मेंबर। सबसे लैंडमार्क चीज जो थी वो थी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, की मुस्लिम कैंडिडेट्स अगर कंटेस्ट करेंगे तो उनको सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वही वोट करेगी। मुस्लिम पॉपुलेशन मुस्लिम कैंडिडेट को वोट कर रही है, हिंदू पॉपुलेशन हिंदू कैंडिडेट को वोट कर रही है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू करके कम्युनल लाइंस पे देश को तोड़ने का जो कार्यक्रम था वो 1909 में शुरू किया अंग्रेजों ने। और इसके बाद सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज और जमींदार, इनको प्रोविंशियल काउंसिल्स में रिप्रेजेंटेशन देने का कार्यक्रम शुरू हुआ इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 में। तो ये थे 1909 के एक्ट के फीचर्स। 1919 में देखते हैं 2-3 सिग्निफिकेंट चीजें थी। सबसे पहली तो ये कि सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए गए, ये सेंट्रल सब्जेक्ट्स हैं, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, और अपने अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर्स लॉ बना सकती हैं। सेंट्रल सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंट्रल लेजिस्लेटिव लॉ बना सकती है और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के ऊपर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है। फिर दूसरी चीज, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो थे उनको डिवाइड कर दिया गया ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में,
उन पे जो भी गवर्नर होगा उस प्रोविंस का, वो लॉ बनाएगा या वो उन सब्जेक्ट्स को एडमिनिस्टर करेगा विद द एड ऑफ द मिनिस्टर्स। यानी कि गवर्नर उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाएंगे, कोई भी स्टेप उठाएंगे मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के साथ। लेकिन जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हैं उन पे गवर्नर अपनी मर्जी से लॉ बना सकते हैं, अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं विदाउट द एड ऑफ द मिनिस्टर्स, विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। राइट, कि गवर्नर ने सोचा कि अच्छा मैं इस पे ये कानून बनाना चाहता हूं, गवर्नर ने बना दिया, आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल को कोई जवाबदेही नहीं है। इन केस ऑफ रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में आप लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो दो तरीके में डिवाइड कर दिया प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड में, इस सिस्टम को कहा जाता था डायरकी, कि द ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस, दो में डिवाइड कर दिया डायरकी। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रीलिम्स और मेंस के लिए कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो थे, प्रोविंसेस को अलाउ कर दिया था जिन सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने को, उनको दो में डिवाइड कर दिया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पे गवर्नर जो हैं वो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ लॉ बना रहे हैं, पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है प्रोविंस की उसको रिस्पॉन्सिबल है। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स पे वो काउंसिल खुद लॉ बना रही है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल खुद लॉ बना रही है और लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तीसरी चीज, बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुई और डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए। बाई कैमरलिज्म कैसे? जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी जगह पे अब आ गया एक अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स और एक लोअर हाउस जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली, और दोनों हाउसेस के मेजॉरिटी मेंबर्स तो जो थे वो डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुने जाने लगे। तो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, और बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस। अब वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 6 में से 3 मेंबर्स इंडियन होंगे। जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1909 में मुस्लिम्स के केस में शुरू हुई थी वो अब सिख्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए भी इंट्रोड्यूस कर दी गई। तो जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी उस प्रिंसिपल को एक्सटेंड कर दिया गया। लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को फ्रेंचाइजी दी गई ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। ये क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको आपका फ्रेंचाइज दिया जाता था और ये लोग फिर वोट करते थे। एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास जो पावर्स थी उनमें से काफ़ी पावर्स इनको ट्रांसफ़र कर दी गई और फंक्शंस भी इनको ट्रांसफ़र कर दिए गए कि आप काम कीजिए, आप एक्शन लीजिए। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। उसके बाद एक पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप करने का क्लॉज रखा गया, प्रोविजन रखा गया, जिसके मद्देनजर 1926 में एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप करी गई, आज जिसको हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं। फाइनली पहली बारी प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से सेपरेट किया गया और प्रोविंसेस को कहा गया कि आप अपने बजट खुद बनाएं, आप अपने बजट खुद बनाएं, खुद उन पे काम करें। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, बाई कैमरलिज्म, डायरेक्ट इलेक्शंस, लिमिटेड फ्रेंचाइज, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 में से 3 मेंबर्स इंडियंस
और सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट सेपरेट किए गए। ये थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के इंपॉर्टेंट फीचर्स। एक आखिरी चीज जो थी वो थी ये कि इसमें लिखा गया कि 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट किया जाएगा जो फर्दर रिफॉर्म्स जो लाने होंगे उनके ऊपर नजर डालेगा। तो 1919 में ये आया, 1929 में अगला स्टैट्यूटरी कमीशन आना था, लेकिन वो स्टैट्यूटरी कमीशन 1927 में ही बिठाया गया जिसका नाम था साइमन कमीशन, जिसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये थी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 और 1919 की कहानी। मिलेंगे आपसे अगले एक्ट के साथ, अगली डेवलपमेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।